देखो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था ई कॉमर्स के बारे में और कौन कौन सी जो ई कॉमर्स के अंतर्गत ई कॉमर्स क्या होता है और उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसे हमने पढ़ा हुआ था B2B पढ़ा हुआ था, B2C पढ़ा हुआ था, C2C पढ़ा हुआ था और भी अदर टाइप्स एम कॉमर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में ई कॉमर्स, यानी हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कैसे हुई और हमारे यहाँ ई कॉमर्स कैसे आया। तो इसकी जो शुरुआत है, सबसे पहले हम बात करते हैं IT एक्ट 2000 की, जो हमारे यहाँ हमारे देश में है। जो IT एक्ट यानी हम कह सकते हैं कि जो IT एक्ट बना उसी के बाद ही हमारे देश में एक क्रांति सी आई भारतीय ई कॉमर्स की। तो ये हम थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ेंगे कि सबसे पहले 18 अक्टूबर सन 2000 में IT एक्ट लागू हुआ हमारे देश में, और जैसे ही IT एक्ट हमारे देश में लागू होता है तो ई कॉमर्स को एक कानूनी मान्यता मिल जाती है। कानूनी मान्यता का मतलब ये है कि जो कंपनियां इन्वेस्टमेंट करेंगी उसके लिए क्या क्या प्रावधान है, सरकार के द्वारा क्या प्रावधान है या जनता के लिए क्या प्रावधान है, जिससे कि लोग ट्रस्ट कर सकें। तो एक कानूनी मान्यता मिली। एक तारीख और याद रखिएगा आप, 27 अक्टूबर 2019 को एक संशोधन के द्वारा इसे क्या किया गया था, मतलब इस एक्ट को जो 2000 है उसको संशोधित किया गया था। और बस इतना इसमें रखें कि संशोधन हुआ था एक्चुअली में, पर हमें जो मेन हमें याद रखना है वो IT एक्ट 2000 है। इसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। जैसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो हमें याद रखना है 2019 में आया। इसको लागू कब किया गया, तो ये 20 जुलाई 2020 से इसे लागू कर दिया गया। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके प्रावधान के कारण ये इम्पोर्टेंट है। साथ में हमें ये समझना है कि CCPA क्या होता है, यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, यानी कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं, जैसे कोई भी चीज आप यदि खरीदते हैं ऑनलाइन वगैरह से, तो 24 घंटे के अंदर आपने खरीदा हुआ, आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो 24 घंटे के अंदर आप शिकायत करेंगे, और जिस कंपनी की शिकायत की गई है वह कंपनी 1 महीने के अंदर उसका निपटारा करेगी। यानी जो भी उपभोक्ता, जो भी हमारा कस्टमर है उसे सेटिस्फेक्शन करना आपका काम होगा। और भी बहुत सारी है, जैसे मान लीजिए कि ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर को मान्यता दी गई, सब इसी प्रावधान में है। तो बहुत सारे प्रावधान, जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन मार्केट से खरीदा हुआ है, तो उस मार्केट को कैसे आप पेमेंट कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगी, आपका पैसा रिफंड कैसे होगा, यदि मान लीजिए आप कोई भी चीज लौटाते हैं, तो पूरे प्रावधानों को इसके अंतर्गत रखा गया है। अब इसमें हम समझने वाले हैं और आगे चीज, जैसे मान लीजिए पेमेंट वाली जो इशू है, पेमेंट को लेकर नेट बैंकिंग का नाम सुना होगा, इसी को बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, है ना। इसमें दो चीजें आती हैं, एक होता है NEFT और दूसरा होता है RTGS, ठीक है। तो फुल फॉर्म को समझ लीजिए कि NEFT क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में फंड ट्रांसफर करना। ये हमने पढ़ा हुआ था EFT, और इसी में लग गया है N। इसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेशनल अकाउंट होते हैं, इसमें जैसे सबके नेशनल अकाउंट ही होते हैं, यूनिक अकाउंट होते हैं, तो अकाउंट के अकाउंट पैसे ही ट्रांसफर करना कहलाता है NEFT। अब दूसरी चीज होती है RTGS। RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इसको हम बोलते हैं इसमें फास्ट फंड ट्रांसफर। यानी जो आपको यदि बहुत तेजी के साथ यदि पैसा किसी को ट्रांसफर करना है तो आप RTGS करवा दीजिए, बोलते हैं RTGS कर दिया है। इसका मतलब है पैसे रियल टाइम उसको ट्रांसफर कर दिए गए। पर यदि जो NEFT कराया है तो कुछ समय इसमें लगेंगे, 24 घंटे के अंदर ही पैसे आ सकते हैं या कुछ समय इसमें लगता है। इसकी अपेक्षा NEFT की अपेक्षा RTGS में जल्दी पैसे ट्रांसफर होते हैं। तो ये दो चीजें हमें याद रखना है, NEFT और RTGS। फिर इसके बाद एक नाम सुना होगा NPCI। इसमें बहुत सारे बच्चे परेशान थे, अभी स्कॉलरशिप वगैरह जब आप लोग फॉर्म भर रहे थे उस समय भी कि NPCI अकाउंट में लिंक हो ही नहीं रहा है ना। किसी एक अकाउंट में ये लिंक होता है, तो इस NPCI की कोई भी योजना का पैसा भी आता है तो NPCI नहीं है तो गाँव जो भी योजनाएं चल रही गवर्नमेंट की पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा। तो NPCI का मतलब होता है नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ, जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा हमारा भारतीय बैंक संघ है,
इनकी एक पहल कह सकते हैं, इन्होंने मिलकर ये निकाला कि भैया ऐसा करते हैं कि इसमें 10 आपके प्रोमोटर बैंक होंगे, जो मेन 10 बैंक होंगे, उस बैंकों को इसमें रखा गया था पहले। बाद में इसमें कुछ और चीजें भी ऐड कर दी गई, पर शुरू में 10 बैंक रखे गए थे। इन 10 बैंक में ही NPCI होंगे। आज के समय में लगभग सभी को मान्यता दे दी गई है जो कि ट्रांजेक्शन के लिए काम करते हैं। ये जो बैंक है सब में लगभग NPCI सब में हो चुका है, पर शुरू में कितने बैंक थे? 10 बैंक थे। तो NPCI क्या है ना कि NPCI अकाउंट का मतलब ये होता है, जो अकाउंट है उसमें यदि लिंक है आपका तो पैसा कहीं नहीं जाता, आपके अकाउंट में ही आएगा। नहीं तो पहले क्या होता रहा है कि किसी के नाम से पैसा आता रहा है। जैसे स्वर्गीय जो राजीव गांधी जी का ये था कि मैं यहाँ से 1 रुपया भेजता हूँ, पैसा वहां से चलना स्टार्ट कर देते, चलते 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 घिसते घिसते 18 पैसे पहुंचता है। तो वो 18 पैसे नहीं, 1 रुपया डाला 1 रुपये पहुंच गया। इसके लिए NPCI की 1 रुपये सरकार ने भेजा तो 1 रुपये आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है। इसके बाद NPCI को मुख्यालय कहाँ, ये भी याद रखना है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। मैं बहुत परेशान था, मेरे अकाउंट में NPCI लिंक नहीं हो रहा था क्योंकि सैलरी उसी में ट्रांसफर हो गई थी। मैंने तो वो यहाँ महाराष्ट्र मुंबई सब जगह कंप्लेन कर डाली, ट्विटर में भी ट्वीट कर डाला। हालांकि बाद में उसका सोल्यूशन निकल आया, पर निकल आता है, पैसा नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत अभी बीच में आ रही थी। अब थोड़ा सॉफ्ट हो गया है क्योंकि एक्चुअली में क्या है, आधार कार्ड से लिंक हुआ था। आधार कार्ड यदि सर्वर डाउन है तो दिक्कत आ रही थी। तो NPCI बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। NPCI के जो रिसोर्स है कौन कौन से संसाधन है उन्हें याद रखना है। तो जैसे आपने नाम सुना होगा, रिसोर्स संसाधनों की बात करें तो एक नाम सुना है रुपए। रुपए का नाम सुना होगा, ये डिजिटल एनकोडेड भुगतान प्लास्टिक कार्ड होता है जो सब जगह पूरे देश में आप कहीं भी चले जाइए, यदि आपके पास ये कार्ड है प्लास्टिक का कार्ड तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसा कर सकते हैं कि ये विदेशों में भी काम करता है। जैसे सिंगापुर में आप चले जाइए, वहां भी ये रुपए काम करेगा। अपने जो आसपास पड़ोसी देश है उन सब में रुपए काम करने वाला है। जैसे आप चाहे आप भूटान चले जाइए, चाहे नेपाल चले जाइए, सब जगह काम करता है इसमें। तो एक ये इसी का ही कह सकते हैं कि NPCI का एक आप कह सकते हैं कि रिसोर्स है, रिसोर्स या संसाधन है। इसमें एक नाम है NACH। ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, फुल फॉर्म के रूप में आपको पूछेगा। तो NACH इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ठीक है ना। इसके बाद एक नाम, ये दो नाम अलग अलग लिखे गए, देखिए APBS एक चीज है और एक है AEPS। दोनों को समझें आप। APBS का फुल फॉर्म होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। जो भी एक क्लिक में पैसे ट्रांसफर होते हैं कि मैं बहनों तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं एक क्लिक में, वो वही सिस्टम से इसी थ्रू हो रहा है। आपकी पूरी कनेक्टिविटी NPCI से ही रहती है। एक क्लिक किया और आपके अकाउंट में सबके पैसे पहुंच गए। तो ये जो आपका ब्रिज का मतलब वही है, पुल बना रहा है, इसमें पुल सिस्टम बनेगा आधार कार्ड के थ्रू और एक क्लिक में पैसे आ जाते हैं। एक है AEPS आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपके फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल पा रहे हैं वो इसी थ्रू है। इसमें ये एनेबल सिस्टम आधार कार्ड में एनेबल रहता है कि आप फिंगरप्रिंट से पैसे निकाल सकते हैं। आधार कार्ड आप डालिए, बैंक अकाउंट मत बताइए, जिसमें लिंक होगा ऑटोमेटिक वो है वहां ये बताना पड़ेगा SBI में मेरा अकाउंट है और आधार कार्ड डालिए तो SBI का खाता वो अकाउंट खोल देगा इसमें है, क्योंकि एनेबल है आधार कार्ड के थ्रू। यदि जिस बैंक में आपका अकाउंट है वो सब आपको सिर्फ आधार कार्ड और वो बैंक का नाम बताना पड़ेगा, बाकी अकाउंट नंबर बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सिस्टम है NEPS। एक नाम होता है NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ये फाइनेंशियल वगैरह में काम करता है इसमें एक साथ के लिए। एक होता है NETC जो है जितने भी टोल रोड बन रही हैं देश में, पहले क्या होता रहा है कि सरकारें बनवाती थी रोड, अब सरकारें नहीं बनवाती है, टेंडर होते हैं, है ना। जो टेंडर पास होते हैं तो अन्य देशों के लोग आते हैं रोड बनवाने के लिए, उसे टोल रोड बोलते हैं अपन लोग। फिर उसमें बनने के बाद क्या लगता है, टोल लगा दिया जाता है और वसूली स्टार्ट की जाती है, ठीक ना। जैसे इसमें स्टेट हाईवे का अलग रेट है, 100 रुपए है ना। सॉरी, नेशनल का 100 रुपए लगता है कार का, स्टेट हाईवे जाओगे तो 80 रुपए या 65 रुपए कटता था, 80 रुपए हो गया एक्चुअली में। तो अलग अलग क्या होता है, वसूली की जाती है। तो वसूली के लिए क्या है, आपकी कार में देखते हैं ऊपर स्टिकर लगा दिया जाता है और ऊपर उनके पास हाई लेवल कैमरे रहते हैं, फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी तरह की होती है। आप कभी कहीं से भी आपकी नॉइस ले जाओ, कट कैच करके ले जाएंगे। मैंने लगवाया, मैंने कहा भैया आज से छोड़ दो, तो बोले ठीक है आप बगल से निकाल लीजिए। मैं बगल से निकलवा तो दिया और 1 किलोमीटर दूर तक आया गया, मैसेज आ गया पैसे कट गए।
इसका मतलब आप बच नहीं सकते हैं, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है उसके थ्रू पैसा कटता है, इसमें बहुत फास्ट होता है। तो वही है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, ये टेक्निक होती है, इसको फुल फॉर्म के रूप में याद रखें। इसके बाद चलते हैं, एक आप नाम सुना होगा आपने यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म आप यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये याद रखिएगा। यूपीआई सब कुछ जानते हैं, जितने भी आप फोन पे वगैरह सब यूपीआई के थ्रू चलते हैं। इसको याद रखिएगा। भीम, ये भारत सरकार जब भीम ऐप लॉन्च हुआ तो ये हुआ कि ऐसी कुछ है कि वोटों के उद्देश्य से कि भीम नाम कर दिया गया, पर इसका वो चीज नहीं थी। पर भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये पैसे ट्रांसफर करने की एक ऐसी टेक्निक थी जिसकी शुरुआत 30 दिसंबर सन 2016 में की गई थी। इसमें क्या खासियत थी, यदि आपके पास भीम ऐप है और आपके पास नेट नहीं है तो आप जिसको पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं स्टार मोबाइल नंबर हैश करके ओके कर दीजिए, मनी ट्रांसफर हो जाएगा। ये खासियत है इसमें, इंटरनेट नहीं तब भी मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये भीम ऐप आप लोग यूज नहीं कर रहे होंगे, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये देखिए भीम ऐप इसमें, तो ये जो चीज एक आपने क्यूआर का नाम सुना होगा। क्यूआर करते हैं अपन लोग सब जगह, आप एक काला काला रहता है ऐसे चीज लेते हैं, क्यूआर क्विक रिस्पांस को बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पांस, ठीक है ना। एक सब जगह आपको बोलता है ओटीपी बताओ, ओटीपी किसी को नहीं बताना है, कोई पूछता है ओटीपी बताइए आप, इसका मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड आपका कोई भी बैंक कंपनियां होती है वो वन टाइम पासवर्ड को अलॉट करती है, इसके थ्रू ही पैसे को डिडक्शन किया जाता है। ये ओटीपी है, वन टाइम पासवर्ड। फुल आपसे ये छोटे छोटे ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, इसलिए छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। भीम के बारे में। इसके बाद है यूपीसी। यूपीसी का मतलब होता है यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, ये यूपीसी कहलाती है। जब हमारे देश में ये ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी के बारे में सब प्रावधान हो गए, ये टेक्निक आ गई, तो इसके बाद हमारे यहाँ ऑनलाइन मार्केट प्लस की शुरुआत हुई, यानी ऑनलाइन मार्केटिंग करने के लिए कौन कौन सी कंपनियां, बहुत सारी कंपनी हैं। भारत की कुछ कंपनी को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। जो भारत की पहली कंपनी है वह है फैबमार्ट। फैबमार्ट ये भारत की पहली कंपनी है ना, पहली ई कॉमर्स कंपनी है, कंपनी नहीं, पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, फैबमार्ट है। ये आपकी से पूछ सकता है। संस्थापक कौन थे, तो पूछ सकता है के वेंकटेश्वरन। 1999 में के वेंकटेश्वरन को भारत की पहली ई कॉमर्स कंपनी खोली थी, इसीलिए इनको ई कॉमर्स, भारत की ई कॉमर्स का जनक कौन है पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको बताना है के वेंकटेश्वरन, ठीक है, 1999। हालांकि उससे पहले भी एक प्लेटफॉर्म पर एक कंपनी लॉन्च हो गई थी 1999 में, जिसका की हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, नोएडा में, ठीक है ना। खैर, इसके बाद एक बहुत नाम सुना होगा आपने, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट हमारे भारत की कंपनी है और सचिन और एवं बिन्नी बंसल ने इस कंपनी की स्थापना की थी साल 2007 में। बेंगलुरु जो इसका है, जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु कर्नाटक में इसका क्या है, मुख्यालय है। हालांकि यह कंपनी अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसका नाम है वॉलमार्ट, जिसका नाम क्या है, वॉलमार्ट ने 77% हिस्सेदारी इसकी खरीद कर इसका अधिग्रहण कर लिया। इसका मतलब है कि फ्लिपकार्ट कंपनी को अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, ऐसा कह सकते हैं आप, ठीक है, कह सकते नहीं, हो ही गया है इसमें, ठीक ना। इसके बाद आता है स्नैपडील। बस याद रखिएगा कब इसकी स्थापना हुई थी, सब ऑनलाइन कंपनियां हैं, 4 फरवरी सन 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इसके बाद आप मिंत्रा का नाम सुना होगा, Myntra.com में जाइए, फैशन टी शर्ट शर्ट कपड़े लेकर जो भी खरीदना हो, जो भी फैशन वाली चीजें खरीदना हो, आप Myntra.com में जाइए, खरीद लीजिए। इसकी शुरुआत 2007 में हुई थी। बेंगलुरु इसका क्या है आपका, बेंगलुरु इसका मुख्यालय है। और 7 साल बाद 2014 में इस कंपनी का अधिग्रहण किसने कर लिया, फ्लिपकार्ट ने। और फ्लिपकार्ट किसने कर लिया, वॉलमार्ट ने। इसका मतलब चाहे मिंत्रा में सामान खरीदिए, चाहे आप फ्लिपकार्ट में खरीदिए, पैसा कहाँ जाने वाला है, अमेरिका में, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आता है एक नाम, आप ये भी याद रखिएगा, जियो मार्ट। ये जियो मार्ट सन 2020 में ही ऑनलाइन मार्केटिंग को देखते हुए रिलायंस जियो ने ये कंपनी स्थापित की थी, जियो मार्ट, है ना। और भी चीजें हैं, एक नाम आपका था नेटमेट। नेटमेट मतलब होता है आपका कि ये आपकी फाइल, आप कह सकते हैं कि जो आपकी दवाइयों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, यानी
फार्मेसी मेडिकल क्षेत्र में जो आपको जाइए तो net.com में जाएंगे तो आपको जो डॉक्टर के द्वारा लिखी गई दवाइयां हैं वो दवाइयां ऑनलाइन आपको वहां से परचेस कर सकते हैं, सही रेट पर दे सकते हैं। ये सन 2016 में भारत में इसकी शुरुआत की गई थी। तो बहुत सारी चीजें हैं, पर ये मेन चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखी हुई है। यदि आप उनके फुल फॉर्म ये डेट याद रखेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव सही लगा पाएंगे। और थैंक यू सो मच।